व्हाट आर द वेज टू गेट द बेस्ट आउटकम आफ्टर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। यानी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद ऐसी कौन सी चीजें जो करनी चाहिए जिससे आपका आउटकम बेस्ट होगा। ये याद रखिएगा कि एसीएल सर्जरी ये बार बार करने वाली सर्जरी नहीं है। यानी एक बार आपकी सर्जरी हो गई तो उसको आपको बेस्ट आउटकम देना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट आउटकम देने के लिए दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। पहली चीज़ आपका प्रॉपर सर्जरी होना, वो 50% काउंट होता है, और रिमेनिंग 50% इज आपका रिहेबिलिटेशन यानी आपका एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज या रिहेबिलिटेशन ठीक से नहीं करोगे, उस पीरियड में अगर आप मिस्टेक करोगे तो आपका आउटकम इन्फीरियर हो सकता है, कितनी भी अच्छी आपकी सर्जरी हो। इसीलिए अगला एक महीना या कुछ महीने आफ्टर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस टाइम पे कम से कम मिस्टेक्स करने और आउटकम बेस्ट करने के तरीके क्या क्या है ये मैं आपको बताने आया। पहली चीज, आपको एक्सरसाइज पे फोकस करना है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज दिन में 3 से 4 बार कम से कम करनी चाहिए। पेशेंट बोलते हैं मैं खुद से एक्सरसाइज करूं या मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट रखने की जरूरत है। आइडियली अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो कोई क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट जिसको एसीएल रिहैबिलिटेशन का नॉलेज हो, उनके अंडर आपने एक्सरसाइज करना हमेशा फायदेमंद होता है। क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज सही तरीके से कैसे होती है और आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, इसको वो क्वांटिफाई करते हैं। सेकेंड थिंग, बहुत बार फिजियोथेरेपिस्ट एक बार एक्सरसाइज करता है और फिर चले जाने के बाद पेशेंट कभी एक्सरसाइज नहीं करता। ऐसे नहीं होना चाहिए। दिन में जब वो 1 घंटा फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज कराता है तो बाकी 3 से 4 घंटे आपने खुद ने एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करते समय इनिशियली कुछ पेन किलर्स आप ले सकते हो जिससे एक्सरसाइज का पेन कम होगा और आप प्रॉपरली एक्सरसाइज कर सकते हो। बट एक्सरसाइज अगर आप नहीं करोगे और सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के भरोसे बैठे रहोगे, वो गलत बात है। दूसरी बात, बहुत सारे पेशेंट सोशल मीडिया में देख के एक्सरसाइज सीखते हैं और वैसे करने की कोशिश करते हैं। वो भी पूरी तरीके से सही नहीं है क्योंकि उसमें आप मिस्टेक करने के चांसेस होते हो। गलत एक्सरसाइज गलत टाइम पे करोगे तो एसीएल लोड होके एसीएल इंजरी होने के भी चांस रहते हैं। इसीलिए अंडर प्रॉपर गाइडेंस एक्सरसाइज होना और दिन में कम से कम 3 से 4 बार फोकस्ड एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज के एंड में आप अपना टारगेट सेट करो और वो टारगेट अचीव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बहुत जल्दी या रैपिड रिहैबिलिटेशन भी नहीं करना चाहिए। जैसे पेशेंट बहुत बार बहुत जल्दी घुटना मोड़ देता है, बिना ब्रेस के चलने की कोशिश करता है, बिना वॉकर के सहारे चलने की कोशिश करता है, ये सोच के कि मैं बहुत जल्दी जॉब पे चला जाऊंगा या अपना स्पोर्ट्स खेलने जाऊंगा। ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो चीज जिस चीज के लिए सेट की हुई है, नी बेंडिंग का प्रोटोकॉल सेट है, वॉकिंग कब तक ब्रेस के सहारे करनी है, वॉकर के सहारे करनी है, जो सेट है उसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। 1 या 2 दिन ऊपर नीचे चल जाता है, बट ऐसा नहीं कि आप उसको प्रॉपरली फॉलो ना करो। टू डिलेड रिहैबिलिटेशन इज ऑल्सो हार्मफुल। यानी बहुत लेट एक्सरसाइज स्टार्ट करना, 3 से 4 हफ्ते बाद एक्सरसाइज करना, वो भी एक अच्छी बात नहीं है। उससे घुटने में स्टिफनेस आने का चांस होता है। दूसरा, सर्जरी स्पेसिफिक रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। मान लो आपको एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के साथ एमसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, या मेनिस्कल सर्जरी हुआ है, मेनिस्कल रिपेयर हुआ है, तो आपका रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल चेंज होगा। इस टाइम पे अगर पेशेंट सोशल मीडिया को फॉलो करके एक्सरसाइज करे तो वो गलत हो सकता है। इसीलिए प्रॉपर रिहैबिलिटेशन आपके सर्जरी स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप और आपके डॉक्टर जिन्होंने आपकी सर्जरी करी है, इनका एक आपका कनेक्ट होना चाहिए। आपके एक्सरसाइजेस के फोटोज या स्मॉल के क्लिप्स जो एक्सरसाइज आप करते हुए आपके शेयर होने चाहिए। उसमें डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, स्लो कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो, और उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए। आपका और आपके फिजियोथेरेपिस्ट का भी प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए। टू अर्ली एक्सरसाइजेस या इम्प्रॉपरली डन एक्सरसाइजेस कैन बी हार्मफुल टू द पेशेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक पेशेंट करता है रिटर्न टू स्पोर्ट्स में। रिटर्न टू स्पोर्ट्स में पेशेंट बहुत जल्दी अपने पिवोटल स्पोर्ट्स या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलने, बैडमिंटन खेलने बहुत जल्दी करता है। ये गलत बात है। रिटर्न टू स्पोर्ट्स के अपने क्राइटेरिया है जिसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, प्लीज उसको आप देखिए और फॉलो करिए। अगर आप रिटर्न टू स्पोर्ट्स के क्राइटेरिया मीट करते हो, उसके बाद ही आप स्पोर्ट्स खेलने के लिए, स्पेशली फुटबॉल टाइप जिसमें हाई पिवोटिंग एक्टिविटीज होती है, वो स्पोर्ट्स खेलने में रिटर्न टू स्पोर्ट्स क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद ही ग्राउंड पे उतरिए। अगर बहुत जल्दी आप ग्राउंड में रिटर्न टू स्पोर्ट्स करने आते हो तो वो गलत बात है। अनदर डाउट पेशेंट लेके आता है कि मेरे टाकों पे स्ट्रेस आएगा इसलिए मैं पहले 15 दिन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। ये भी गलत बात है। टाके अपने स्पीड से हील होते रहते हैं। आपके रिहैबिलिटेशन का आपके टाकों से कोई संबंध नहीं है। टाके अपने आप हील होंगे, आप अपनी एक्सरसाइज करते रहना है।
इस पॉइंट के लिए वेट नहीं करना है कि जब तक मेरे टाके कटेंगे नहीं तब तक मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी। अगर आपने प्रॉपर रिहैबिलिटेशन अंडर गाइडेंस किया है तो आपका आउटकम बेस्ट होगा। जब आपकी सर्जरी होती है मैक्सिमम रीटियर 1 से 2 साल के बीच में होता है, इसलिए सर्जरी के आगे पहले 1 से 2 साल आपको आपके एसीएल को प्रिजर्व करना या उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका एसीएल रिकंस्ट्रक्शन का आउटकम बेस्ट आएगा। इट इज नॉट एंटायरली अ सर्जन जॉब, it is surgeon and patient combined will give the best outcome. Thank you.